बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम देखते हैं यूरोप की ब्रीफ सी हिस्ट्री, अगला लेक्चर। इसमें छोटे छोटे टर्म्स में आपको समझाऊंगा यूरोप की हिस्ट्री के रिलेटेड। पहली टर्म है रेनेसेंस। पहली टर्म रेनेसेंस। रेनेसेंस का मतलब है रिवाइवल ऑफ नॉलेज। रेनेसेंस जो है 14th सेंचुरी में, यानी 1300 से लेकर 1399 तक रेनेसेंस जो है वो स्टार्ट होता है। रेनेसेंस जो है इसका मतलब है रिवाइवल ऑफ नॉलेज, और रिवाइवल ऑफ नॉलेज इटली से पहले स्टार्ट होता है। आपने डा विंची का नाम सुना होगा, जिसने पोर्ट्रेट बनाई थी एक बड़ी क्लासिकल किस्म की, जो मोनालिसा की है। ना सिर्फ ये कि वो आर्टिस्ट थे, बल्कि साइंस की डिफरेंट फील्ड्स में भी उनका एक बड़ा मुकाम था। तो कहा जाता है कि इटली से स्टार्ट हुआ। क्यों स्टार्ट हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो ग्रीक जो कैथोलिक चर्च था, जिसके बारे में पीछे मैं बता सकता हूँ, जो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च भी कहलाता है, उनका अच्छा खासा होल्ड था इस एरिया के ऊपर। ये आज का टर्की है, टर्की के ऊपर अच्छा खासा उनका होल्ड था। तो जब टर्की के ऊपर 1299 में ऑटोमन्स का कब्ज़ा हो गया, तो ये लोग जो बड़े बड़े यहाँ के प्रीस्ट्स थे वो वहाँ पे मौजूद, चूँकि टर्की के अंदर रोमन्स और उससे पहले फिर ग्रीक जो एरा था वो अच्छा खासा इन्फ्लुएंस रखता था, तो वहाँ से ये भागते हैं। भागकर ये पनाह लेते हैं इटली में। जब इवन के कॉन्स्टेंटिनोपल के ऊपर भी कब्ज़ा हो जाता, तो फिर उसके बाद ये मुकम्मल तौर पे यहाँ पे पनाह लेते 14th सेंचुरी में। नहीं कि 14th सेंचुरी में फिर इटली में एक वेव स्टार्ट होती है रिवाइवल ऑफ नॉलेज। उसके दो इम्पैक्ट पड़ता है। एक तो ये कि ये जो एरिया है जहाँ पर बाइजेंटियन एम्पायर मौजूद थी, ये कलेप्स कर जाती है अंडर द फीट ऑफ द ऑटोमन्स, नंबर वन। एंड मच ऑफ द लर्नड स्कॉलर्स विच वर द प्रीस्ट, दे रैन टू इटली और रोम फॉर देयर लाइफ. The other thing was that by trade and by cruises, the Christians came in contact with the knowledge, the fertile land of Muslims, fertile in a way that it was the land of knowledge and the land of culture. तो वहाँ से बहुत सारा नॉलेज फिर आता है यूरोप में, एंड देयर स्टार्टेड देयर रेनेसेंस. रेनेसेंस मीन्स रिवाइवल नॉलेज, एंड मोस्टली इट इज़ कंसिडर्ड ग्रीक एंड रोमन. जो ग्रीक एंड रोमन नॉलेज है वो रिवाइव करता है यहाँ पर. उनकी किताबें आती हैं, और उनको इस्लाम ने क्या खिदमत की, क्योंकि इस्लाम ने उन्हीं किताबों को मॉडर्न लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया हुआ था यहाँ बगदाद में. तो इन जगहों के ऊपर उन्होंने इसी नॉलेज को जो है वो ट्रांसलेट किया था. ना सिर्फ ये, बल्कि मुस्लिम साइंटिस्ट्स ने जो अब्बासी ख़ानदान के थे, उनकी बहुत सारी बुक्स भी यूरोप में आती हैं वो. और उसके साथ साथ जो ग्रीक एंड रोमन नॉलेज है, जो यहाँ पे जब इनकी रूल था, तो उस वक़्त के फ़िलासफ़र्स ने अपनी बुक्स में लिखा. वो जब दोबारा से रिवाइव होता है, उसको कहते हैं रेनेसेंस. और ये कब स्टार्ट होता है? 14th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी तक, यानी 300 साल तक यूरोपियंस ने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की है, पढ़ा है, नॉलेज को देखा है. और इटली से नेक्स्ट 15th सेंचुरी में ये ब्रिटेन और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में फैलता है. जब ब्रिटेन में आता है तो फिर जो है प्रिंटर की वजह से ये डिसैमिनेट होता है सारे यूरोप में, आम लोगों तक पहुंचता है. सबसे पहले ये स्टार्ट होता है आर्ट, फिलॉसफी, आर्किटेक्चर से, और फिर उसके बाद ये साइंस में कन्वर्ट हो जाता है. और फिर साइंस इस रेनेसेंस से और ट्रेड की वजह से, क्योंकि ट्रेडर्स जब दूसरे मुल्क में जाते थे तो डिफरेंट कल्चर से, डिफरेंट रिलीजन्स के साथ उनका इंटरेक्शन होता था, आती थी, उनमें लिबरलिज्म और टॉलरेंस आती थी. तो हम कह सकते हैं कि वो जो लिबरलिज्म एंड टॉलरेंस है वो दो इम्पॉर्टेंट वेव्स के नतीजे में यूरोप में आते हैं. नंबर वन, एक तो है ट्रेड विद ईस्टर्न कंट्रीज and interaction with different cultures and different religions, and second thing is by renaissance. ये दो चीज़ों से ये आती हैं enlightenment and reason. अभी आप देख सकते हो यहाँ पर renaissance से फिर enlightenment and reason. enlightenment का मतलब है progressiveness, और रीज़न का मतलब है साइंस एंड टेक्नोलॉजी. क्योंकि व्हेन यू टॉकिंग अबाउट रीज़न, इट मीन्स डिस्कवरीज, इन्वेंशंस, एंड देन causes and effects, and scientists always talk about logic and
कॉजेज एंड इफेक्ट्स। तो रीज़न का मतलब ये है, अब इनलाइटनमेंट एंड रीज़न का एज स्टार्ट होती है ऑलमोस्ट 18th सेंचुरी में, लेकिन उससे पहले एक बड़ी एज स्टार्ट होती है जिसको हम बोलते हैं एज ऑफ डिस्कवरी, और वो 15th सेंचुरी में स्टार्ट होती है। 15th सेंचुरी का मतलब है 1400 से लेकर 1499, लेकिन 15th सेंचुरी के नेक्स्ट हाफ में स्टार्ट होती है, यानी कि लेटर हाफ में स्टार्ट होती है। तो लेटर हाफ क्या है, 1550 से लेकर, यानी 1551 से लेकर 1599 तक, 1450 से लेकर 1499 तक उसमें स्टार्ट होती है। तो उसमें सबसे पहले होता है पुर्तगाल से स्टार्ट। ये पुर्तगाल है, तो पुर्तगाल से स्टार्ट होती है एज ऑफ डिस्कवरी, क्योंकि पुर्तगाल के उस वक्त प्रिंस जो थे वो शिप्स में, जो मॉडर्न शिप्स हैं उस पर बहुत तवज्जो रखते थे। एक बहुत बड़ी शिपिंग इंडस्ट्री थी और शिप के ज़रिए से फिर ट्रेड की जाती थी इन इलाकों में, और ख़ास तौर पर ये वेस्टर्न अफ्रीका है, इसके साथ ट्रेड बहुत ल्यूक्रेटिव बनती गई। अब ना सिर्फ पुर्तगाल बल्कि उसके बाद स्पेन भी स्टार्ट होता है। स्पेन जो है, वहाँ की जो मलिका है आइसाबेला, वो फाइनेंस करती है कोलंबस को, और फिर वो अमेरिका की तरफ उनका एक्सपीडिशन जाता है। जाना तो था कि घूम के इंडिया की तरफ चले जाएं, लेकिन वो उनको पता नहीं होता, रास्ते में अमेरिका आ जाता है। तो इस तरीके से ये पुर्तगाल से स्टार्ट होता है, फिर स्पेन में आ जाता है। तो दो मेजर इवेंट्स जो हिस्ट्री में हुए हैं, उससे कहा जाता है कि एज ऑफ डिस्कवरी को बहुत जो है वो पावर मिली। एक है 1492, जिसमें स्पेन से, ये जो स्पेन है यहाँ से क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो अपनी निकलते हैं किसको, इंडिया को डिस्कवर करने के लिए, उसका छोटा रास्ता, लेकिन वो अमेरिका को डिस्कवर कर लेते हैं 1492। दूसरा एक टर्निंग पॉइंट था 1498 में, जिसमें पुर्तगाल से निकलते हैं वास्को डे गामा, और वास्को डे गामा जो है अफ्रीका का सारा चक्कर लगाकर तो ये इस जगह से मुड़ते हैं। इस जगह का नाम इसीलिए केप ऑफ गुड होप रखा, क्योंकि यहाँ से होप जनरेट हुई, और आज भी केप टाउन इसको कहते हैं। यहाँ से होकर तो ये जो मोज़म्बिक चैनल है, मेडागास्कर और मोज़म्बिक के दरमियान में, यहाँ से होकर हिंदुस्तान में काली कट के मुकाम पर पहुँचते हैं। इसको कहते हैं, दिस वाज द फर्स्ट टाइम दे डिस्कवर्ड द शॉर्टेस्ट वे टू इंडिया एंड ईस्ट। और इंडिया से वास्को डे गामा जो स्पाइसेस लेके जाती हैं, स्पाइसेस जो हैं ये यहाँ से जब ये वापस लेके तो इधर जो यूरोप जाते हैं तो 600 टाइम्स ज़्यादा उनको प्रॉफिट होता है, जिसके बाद बाकी जितने भी डिस्कवरर्स हैं उनकी रालें टपकना शुरू हो जाती हैं, और फिर डिस्कवरी की वेव स्टार्ट हो जाती है पूरी दुनिया में। और जिस जिस हिस्से के ऊपर वो डिस्कवर करते हैं, ना सिर्फ उसको बाद में कॉलोनाइज़ किया, उसके ऊपर हुकूमत की, उसको इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट भी किया, वहाँ पे क्रिश्चियनिटी भी फैलाई। क्योंकि 3 मेजर मकसद थे एज ऑफ डिस्कवरी का। नंबर 1 वहाँ ट्रेड करना और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कमाना। नंबर 2 रूलर्स चाहते थे कि अपनी पॉलिटिकल सॉवरेनिटी को फैला दिया जाए। नंबर 3 जो क्रिश्चियन प्रीस्ट थे वो चाहते थे कि क्रिश्चियनिटी फैले पूरी दुनिया में, जहाँ जहाँ वो गए वहाँ पे क्रिश्चियनिटी फैली भी है। तो इसको एज ऑफ डिस्कवरी कहते हैं। तो मैंने आपको 2 इम्पॉर्टेंट नाम बताए हैं, वास्को डे गामा 1498 में यहाँ से गया और हिंदुस्तान में, और 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस जो कि अमेरिका में पहुँचा। एक और भी नाम अगर आप याद रख लें, उसका नाम है कैप्टन कुक, जो कि ऑस्ट्रेलिया पहुँचा, और ऑस्ट्रेलिया में आकर उसने ऑस्ट्रेलिया को डिस्कवर किया। तो कैप्टन कुक का नाम, एक हर्नैन कॉर्टेस का नाम याद रख लें,
अगर याद रखा जाता है, नहीं तो भूल जाए, डजंट मैटर। हर्नान कॉर्टेस जो हैं उन्होंने एंटीलीज का एरिया कहलाता है लैटिन अमेरिका का वेस्टर्न पार्ट, यानी कि जहाँ पर आज चिली है, ऊपर पेरू है, ऊपर एक्वाडोर है, ये सारा एरिया इवन कोलंबिया तक, एक्वाडोर से ऊपर कोलंबिया, एक्वाडोर, पेरू और चिली, ये सारा एरिया एक माउंटेन रेंज है जिसको कहते हैं एंटीलीज की माउंटेन रेंज। इसको उन्होंने डिस्कवर किया था हर्नान कॉर्टेस ने। कैप्टन कुक एक और इंपॉर्टेंट नाम है। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस, 1498 में वास्को डे गामा गए। तो इस तरीके से रेनेसेंस 14 से 17 सेंचुरी, एज ऑफ डिस्कवरी 15 सेंचुरी के लेटर हाफ में स्टार्ट होती हैं। इनलाइटनमेंट एंड रीजन, एज ऑफ इनलाइटनमेंट एंड एज ऑफ रीजन, ये कब स्टार्ट होती हैं? ये 18th सेंचुरी में स्टार्ट होती हैं, 18th सेंचुरी में स्टार्ट होती हैं। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ उनका एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आता है। नई वाटर मिल्स जब बनती हैं तो उसके साथ ही एग्रीकल्चर में बूस्ट आता है, नई टेक्नोलॉजी के साथ मैकेनाइजेशन। और इस एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के बाद, क्योंकि एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन कहते हैं 17th सेंचुरी में उनका स्टार्ट होता है। 17th सेंचुरी का मतलब है 1600 से लेकर 1699 तक। और इसकी कामयाबी के बाद फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है, क्योंकि रॉ मटेरियल आपके पास मौजूद है एग्रीकल्चर के जरिए से। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है 18th सेंचुरी के मिड में, 18th सेंचुरी के मिड में। और ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज कंसिडर्ड टू बी द टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री आफ्टर one or two major incidents in history. One was agriculture, when man founded agriculture, and then afterwards they started a settled life. That was the first revolution in the history. The second revolution is considered to be the invention of wheel, and then onward this revolution, which is also called industrial revolution, was another one. Industrial revolution के साथ जो इनके पास weaponry है वो बड़ी हाईटेक आ जाती है, यानी टेक्नोलॉजिकली वेल इक्विप्ड आर्मीज़, और उनके ज़रिए से फिर और बहुत सारी प्रोडक्शन के ज़रिए से इनके पास वेल्थ एक्यूमुलेट हो जाती है। उस वेल्थ जो इतनी प्रोडक्शन ये अपनी इंडस्ट्री के अंदर कर रही है, उसको नई से नई मार्केट चाहिए, क्योंकि अपने घर में इतनी सारी मार्केट, इतनी बड़ी मार्केट नहीं है कि लोगों के पास इतने पैसे हों, लोग ज़्यादा हों कि वो उनको ख़रीद सकें। तो जब अंबार के अंबार लगाए जाते हैं तो नई नई मार्केट्स चाहिए। तो नई मार्केट्स अफ्रीका में मिलेंगी, नई मार्केट्स इंडिया में मिलेंगी, नई मार्केट्स एशिया में और मुख्तलिफ दूसरी दुनिया में मिलेंगी। तो वहाँ पे जाना शुरू कर दिया इन्होंने उनको डंप करने के लिए। और उसके बाद ना सिर्फ ये कि वो नई मार्केट्स चाहिए, बल्कि वहाँ से इनको रॉ मटेरियल भी चाहिए, ताकि और इंडस्ट्री में वो रॉ मटेरियल भी इस्तेमाल किया जा सके। दोनों के लिए इन्होंने फिर कॉलोनाइज करना शुरू कर दिया दुनिया को, के मुल्कों को फतह करके। जैसे इंडिया को फतह किया तो कॉटन फ्री में मिलती थी, और उसके बाद इंडिया की मार्केट भी मिलती थी उस कॉटन से बने हुए प्रोडक्ट्स या टेक्सटाइल को, जो कि ब्रिटेन में तैयार होते थे, इंडिया में ही डंप करने के लिए। तो इंडिया को इस तरीके से लूटमार की जाती थी। इंडिया के अपने वीवर यानी अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को उन्होंने बिल्कुल बैन कर दिया था, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन की ही इस्तेमाल होती थी। तो इस तरीके से फिर कॉलोनाइजेशन तेज़ से तेज़तर होना शुरू हो गई। तो 18th सेंचुरी के मिड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है, कहाँ? यूरोप में। और ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, एनलाइटनमेंट, रीजन, एज ऑफ डिस्कवरी, ऑल ऑफ देम वर कंसिडर्ड टू बी द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ रेनेसेंस। रेनेसेंस के बच्चे कहते हैं इनको। रेनेसेंस एजुकेशन, नॉलेज सबसे पहले उसके ऊपर ग्रिप की 300 साल तक, और फिर उसके बाद ये सारी की सारी वेव स्टार्ट हुई। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद कॉलोनाइजेशन का प्रोसेस जो तेज़ होता है। ऑलमोस्ट कॉलोनाइजेशन में कहा जाता है कि 85% जो दुनिया है इन्होंने सारी की सारी कॉलोनाइज की, यानी कि ऑक्यूपाई की। और जितनी वर्ल्ड कॉलोनाइज थी उसमें से 80% सिर्फ ब्रिटेन के पास मौजूद थी। ब्रिटेन उस वक्त पूरी दुनिया का राज बन गया, जिसका सूरज गुरूब ही नहीं होता था, तो ये बन गया। लेकिन ये सूरज कब गुरूब हुआ? ये सूरज गुरूब होता है और गुरूब होने के करीब आता है 1914 से लेकर 1918 में, जब यूरोप वर्ल्ड वॉर 1 में जाता है, जिसको कहते हैं वर्ल्ड वॉर 1 में। जब यूरोप डूब जाता है तो नो डाउट ब्रिटेन और इसके एलाइज जीत जाते हैं, लेकिन ब्रिटेन की पावर बहुत कम होती है और इस वॉर में उसका पैसा इतना खर्च हो जाता है, इकोनॉमिकली वीक हो जाता है कि अब वो कॉलोनीज़ को संभालने के काबिल नहीं रहा। मगर फिर भी वक्त वो चलाता रहता है। लेकिन 1939 में एक और वॉर हो जाती है, इसको वर्ल्ड वॉर
टू बोलते हैं। 1939 से लेकर 1945 के बाद ब्रिटेन के पास और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़, क्योंकि ब्रिटेन के पास सबसे बड़ी जो कॉलोनियल पावर थी वो फ्रांस है। फिर उसके बाद आते हैं नीदरलैंड्स की तरफ, नीदरलैंड्स है, इवन बेल्जियम भी है, इवन डच तो ये नीदरलैंड्स के हैं, ये डेनमार्क भी, और भी छोटी छोटी कंट्रीज मौजूद है, स्पेन भी, पुर्तगाल भी, लेकिन बड़े दो हैं ब्रिटेन और फ्रांस, ये कॉलोनाइज किया पूरी दुनिया को। तो 1939 से लेकर 45 तक जब वर्ल्ड वॉर 2 भी ख़त्म होती है तो फिर ब्रिटेन और फ्रांस अपनी कॉलोनीज़ को छोड़ना शुरू कर देते हैं, और इसके बाद 45 आफ्टरवर्ड्स डीकॉलोनाइजेशन स्टार्ट होती है। और डीकॉलोनाइजेशन के साथ अमेरिका का राइज, यानी अमेरिका इमर्ज होता है ऑन द वर्ल्ड स्टेज एंड बिकेम द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, बट द अदर पावर was also Russia, which was second in command। पहली पावर थी अमेरिका और दूसरे नंबर पर रशिया पावर हो जाती, दोनों की टसल स्टार्ट हो जाती है 1945 के बाद में। अब हम देखते हैं रशिया का इतना खौफ होता है यूरोप के ऊपर, क्योंकि अब यूरोप कमज़ोर हो चुका है, वैसे पावरफुल नहीं रहा। 1945 के बाद जब वर्ल्ड वॉर होती है तो रशिया बढ़ के इस हिस्से के ऊपर कब्जा कर लेता है। ये सारा हिस्सा, ये इस सारे हिस्से के ऊपर ऑलमोस्ट ऑस्ट्रिया को छोड़ के ये सारा हिस्सा अपने इन्फ्लुएंस में ले लेता है। हालांकि जर्मनी भी आधा आधा हो जाता है। ईस्ट जर्मनी रशिया के पास रह जाता है और वेस्ट जर्मनी किसके पास चला जाता है, ये आज़ाद लिबरल और वेस्टर्न कंट्री बन जाता है, और ईस्ट जर्मनी जो है रशिया के पास चला जाता है, और बीच में एक बर्लिन वॉल बना दी जाती है ताकि ये हिस्सा इसके साथ लोग जो है आपस में मिक्सअप ना हो सके, और इतना बड़ा रशिया जो है इन तमाम स्टेट्स को मिला के अपने साथ सोशलिस्ट यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स बन जाता है, USSR। और उसके बाद फिर बाकी यूरोपियन कंट्रीज अपने आप को मुत्तहिद करना स्टार्ट कर देती हैं कि हम मुत्तहिद होंगे इकोनॉमिकली और डिफेंस वाइज, तो हम रशिया की बढ़ती हुई ताकत को रोक सकती हैं मिल के, अदरवाइज एक एक कंट्री नहीं रोक सकती। तो इसलिए सारी यूरोपियन पावर्स अमेरिका के साथ इत्तेहाद में जाके रशिया को रोकने की कोशिश करती हैं। इस पॉलिसी को कहते हैं कंटेनमेंट ऑफ रशिया या कंटेनमेंट ऑफ USSR पॉलिसी। अब हम आते हैं इसके बाद इसी वजह से नेटो बनाई इन्होंने, कब अपने सारे डिफेंस को एक करके अमेरिका और इन वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ने अपने सारे डिफेंस को एक करके नेटो बनाई। कब? 1949 में। 1949 में नेटो बनाई ताकि सारी आर्मीज मिल के तो USSR को रोक सकें, आगे जो है बढ़ के वेस्ट जर्मनी और फ्रांस को भी अपने लपेटे में लेने से। नेटो 1949 में बनाई। फिर उसके बाद एक कोल यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी बनाई। ये यूरोपियन यूनियन का एंसेस्टर है, यूरोपियन कोल एंड स्टील। कोल और स्टील दो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं जिसके ज़रिए से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकती है। उस वक़्त कोल एज फ्यूल इस्तेमाल होता था और स्टील के ज़रिए से हम मशीनें बना सकते थे। तो दोनों की वजह से तो ये एक कोल एंड स्टील कम्युनिटी, एक कम्युनिटी बनाई 6 मुल्कों पर मुश्तमिल। और वो 6 मुल्क कौन से थे? 3 तो ये हैं जो कॉकपिट ऑफ यूरोप में आते हैं, जैसे लक्समबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड्स। ये 3 कंट्रीज़, इनको कॉकपिट ऑफ यूरोप भी बोलते हैं। उसके साथ वेस्ट जर्मनी, फ्रांस और इटली, फ्रांस और वेस्ट जर्मनी, इन तीनों, ये 3 कंट्रीज़। और उसके बाद लक्समबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड्स, इन 6 कंट्रीज़ पर मुश्तमिल। आप सिर्फ याद रखें 6 कंट्रीज़ पर मुश्तमिल यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी बनाई। कब बनाई? 1951 में बनाई। इसी कोल एंड कम्युनिटी को बढ़ाया गया फिर बाद में 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी 1957 में बनाई और फिर इसी को बढ़ावा दिया गया या इन्हीं कंट्रीज़ को बीच में शामिल कर लिया गया 1993 में USSR के ख़त्म हो जाने के बाद। क्योंकि USSR जब ख़त्म हो गया 1989 से लेकर 1991 तक, तो 1993 में यूरोपियन यूनियन बनाई। यूरोपियन यूनियन का मतलब है कि तमाम यूरोप को एक कर दिया जाए, इवन कि वो वाला यूरोप भी जो कि रशिया ने अभी अभी छोड़ा था 1990 के अंदर, तो सबको एक करके बना दिया गया। ये यूरोपियन यूनियन आज 27 मेंबर्स हैं। ब्रेग्जिट के बाद
1999 में इन यूरोपियन यूनियन के कुछ 17 मेंबर्स ने मिलकर तो यूरोजोन बनाया। यूरोजोन का मतलब है कि ये 17 कंट्रीज, जैसे कि फ्रांस भी है, जर्मनी भी है और कुछ कंट्रीज दूसरे भी हैं, इन्होंने मिलकर तो 17 मेंबर्स ने मिलकर अपनी अपनी करेंसीज को ख़त्म कर दिया, मॉनेटरी यूनिटी लेके आए और एक करेंसी जो है इन्होंने मिलकर बनाई सब ने, और उसको यूरो बोलते हैं। 1999 में इन्होंने बनाई। लेकिन यूरोपियन यूनियन में सबसे पहला रखना कब पड़ा? वो पड़ा 2016 में, जब ब्रेग्जिट होता है, जब ब्रिटिश कहता है कि मैं इस यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलना चाहता हूं। और ब्रेग्जिट के बाद बहुत सारी कंट्रीज़ में, यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ में एक्सट्रीम राइट जो मूवमेंट्स हैं वो स्टार्ट हो गई हैं और वो ये कह रही हैं कि हम यूरोपियन यूनियन से निकलना चाहते हैं। यहाँ तक आपकी यूरोप